हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ओवर योर डेड बॉडी। एक बहुत ही अच्छी मूवी है। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप बहुत रिच हैं, जंगल के बीचों बीच आपने एक कैबिन बनाया हुआ है जो कि आपका अपना है और आप एक दिन वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर जाकर आपको पता चलता है कि उस कैबिन में आप अकेले नहीं हैं। वहां पर पहले से कुछ ऐसा मौजूद है जो आपकी जिंदगी की तमाम सीख को टेस्ट करने वाला है। तो आप इस मुश्किल से कैसे निकल पाएंगे, इसी के साथ ही हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर डैन को देख सकते हैं जो कि एक डायरेक्टर है और इस वक्त वो छोटे मोटे कमर्शियल्स डायरेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं डैन की मजबूरी को। सीन मुकम्मल होने के बावजूद जब प्रोड्यूसर्स उसे रीटेक करने के लिए कहते हैं, जबकि हर चीज सेट होती है, सीन बिल्कुल परफेक्ट शूट हो चुका होता है, तब भी डैन मजबूरी में रीटेक कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हम डैन का रियल चेहरा देख पाते हैं। वो अपनी कोवर्कर के पास जाता है और उसे जानबूझकर जैसे कोई बात बता रहा हो, कोई बहुत ही अजीब बात। मेरी वाइफ को हाइकिंग का बहुत शौक है, वो पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना चाहती है, वो अपने कैबिन में जाना चाहती है जहां पर साल के इस वक्त बहुत ज्यादा स्नो होगी। यानी वहां पर जाना इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डैन बहुत अच्छा है, वो अपनी वाइफ को मुसलसल ये कह रहा है कि वो वहां पर ना जाए, उसकी जिंदगी को खतरा है, वहां पर जाएगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी डैन अपनी कोवर्कर को ये बता रहा होता है कि वो तो अपनी वाइफ को मना कर रहा है कि वो कैबिन में मत जाए, कैबिन बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां पर पहाड़ियां हैं, वहां पर झील है, वाइफ को कुछ भी हो सकता है और इस मौसम में बर्फबारी होगी तो उसे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लेकिन वाइफ उसे मजबूर कर रही है, वो हर हाल में पिकनिक मनाने के लिए वहां पर छुट्टियां गुजारने के लिए जाना चाहती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डैन अपनी वर्कर को ये बात बता रहा होता है जो कि काफी अजीब बात होती है। इसके बाद हम अपनी मूवी में आगे बढ़ते हैं। डैन अपने स्टूडियो से बाहर आता है और बाहर आने के बाद दोस्तों वो एक शख्स को कॉल करता है जिसे वो सामान इकट्ठा करने और टाइम पर किसी जगह पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहा होता है। अब ये शख्स कौन है, किसके साथ डैन बात कर रहा है, इस बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद साथ ही दोस्तों डैन अपने फादर के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा होता है, वहां पर उनकी तीमारदारी के लिए चला जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैन के फादर जो कि बहुत बहादुर है, आर्मी में रह चुके हैं, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि आर्मी में ही कम्बैट में ही उनकी डेथ हो जाती। लेकिन इस वक्त वो बहुत बीमार हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में हैं, जहां पर वो अपने डॉक्टर केविन को भी बहुत ज़्यादा डांटते हैं और अपने बेटे जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, डैन को भी अपनी लाइफ के मसले सॉल्व करने और अपनी प्रॉब्लम से ना भागने का सलूशन देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं जब डैन अपने फादर से उस कैबिन के बारे में अगेन बात करता है, यानी दोबारा बात करता है। और यहाँ पर भी डैन अपने फादर को बता रहा होता है कि उसकी वाइफ कैबिन में जाना चाहती है, जबकि साल के इस वक्त वहाँ जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो हाइकिंग करना चाहती है। जबकि डैन जो है वो बहुत सेवियर हस्बैंड है, वो उसे बचाना चाहता है और वो ऐसा कहने से उसे रोक रहा है। लेकिन वाइफ बाज नहीं आ रही है, वो उन्हें ही मना हो रही है। डैन अपने फादर से कैबिन में जाने की इजाज़त मांगता है, उनसे कीज लेता है, जबकि यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल पाता है कि वो कैबिन डैन के फादर माइकल का ही है। अब दोस्तों सीन कुछ इस तरह से है कि फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो डैन को कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं और फिर डैन हॉस्पिटल से वापस घर आ जाता है। अब दोस्तों डैन जिस वक्त हॉस्पिटल से वापस घर आता है, अपनी गाड़ी पार्क करता है, तो हम उसके घर के सामने फॉर सेल का बोर्ड देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डैन जो है वो अपने घर को सेल कर रहा है। यहाँ तक कि वो तो अपनी गाड़ी को भी सेल कर रहा है। इसी वक्त एक लेडी जो कि शायद उसकी वाइफ लिसा की फ्रेंड है, वो दूसरी तरफ से नीचे उतरती है और डैन को हैप्पी शूटिंग का कहती है। यहाँ तक कि वो हाथ से भी इशारा करती है, जो कि डैन के लिए बहुत ही अजीब बात होती है। जबकि डैन इस वक्त अपनी गाड़ी में कुछ सप्लाईज रख रहा होता है, जैसे कि रॉप्स और डक्ट टेप्स रख रहा होता है, जैसे उसने किसी को बांधना हो। वो इन चीज़ों को अपनी गाड़ी में रखता है और इसी वक्त उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है, लिसा यहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों अब हम देख पाते हैं कि उसकी वाइफ उससे तकरीबन 10 साल जवान है। यानी अगर डैन की उम्र 40 ईयर्स है तो उसकी वाइफ उससे 10 साल जवान है, जो कि देखने में काफ़ी रूड लग रही होती है और वो डैन से बहुत रूडली बात करती है, डैन की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती। और दोस्तों इसके बाद ये दोनों कैबिन के लिए निकल पड़ते हैं।
रास्ते में भी ये दोनों आपस में बहस करते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के काम को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अगर लीसा डैन को एक छोटा मोटा डायरेक्टर मानती है तो डैन भी लीसा को एक छोटी मोटी एक्ट्रेस मानता है, जिससे हमें पता चलता है कि लीसा भी एक एक्ट्रेस है, लेकिन डैन शायद उसे अपने प्ले में या अपनी मूवी में काम नहीं देता है। इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, मसला चल रहा है। अब दोस्तों, शहर से बहुत दूर के लोग अपने कैबिन में पहुंचते हैं, जो जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुनसान जगह पर बना होता है, जहां पर इंसानों का नामो निशान बिल्कुल नामुमकिन है। इतना ज्यादा सन्नाटा होता है वहां पर। और घर के बिल्कुल बैक साइड पर एक लेक होती है कि दोनों अपनी कार में वहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत अजीब बात होती है। जब लीसा अपने कैबिन का डोर ओपन करने लगती है तो डोर की कीज उस जगह से थोड़ा सा हटकर पड़ी होती है जहां पर शायद लास्ट टाइम इन्होंने रखी थी, लेकिन बहरहाल लीसा को कीज मिल जाती हैं और ये लोग कैबिन के अंदर एंटर होते। दोस्तों, डैन यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा होता है। वो लीसा की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, केयरिंग हस्बैंड की तरह सामान उठाकर पीछे खड़ा रहता है, उसकी हर बात मानता है, लेकिन लीसा तो जैसे उससे खुश होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दोस्तों, अब यहाँ से हमारी मूवी का असल डिजास्टर स्टार्ट होता है। जब ये लोग कैबिन के अंदर जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि कैबिन जो है वो उस तरह नहीं है जैसे कि लोग छोड़ कर गए, यानी शायद यहाँ पर कुछ बिखरा हुआ है जैसे कि स्नैक्स, लेकिन ये लोग समझते हैं कि जैसे रैट्स ने इन्हें बिखराया हो, इसलिए ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन अपने कैबिन की बेसमेंट में जाता है और वहां जाकर वो गन्स देखता है। शायद उसने वो शूटिंग के लिए रखी होंगी, लेकिन बहरहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम डैन को और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव देखते हैं और भी ज्यादा केयरिंग देखते हैं, अजीब तरह से केयरिंग। वो लीसा के लिए मील तैयार करता है, उसके लिए स्पेशल रेसिपीज बनाता है, यहाँ तक कि उसने स्पेशल पेपर सॉल्ट अदर कंट्रीज से मंगवा कर यहाँ पर रखे होते हैं। लीसा की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल है उसे, या शायद बात कुछ और ही है। लेकिन वो बेचारा फिर एक गलती कर बैठता है। रॉ मीट को हाथ लगाने को उसका दिल नहीं करता, जबकि वो लीसा के लिए कुकिंग कर रहा है, तो फिर लीसा को खुद ही कुकिंग करनी पड़ती है, जिस पर फिर दोबारा इन लोगों की बहस हो जाती है। और अब डैन कुकिंग मुकम्मल करने के बाद अपने लॉन में निकलता है। वहां पर जाकर वो अपने लॉन को साफ करता है और पीछे से लीसा कुकिंग करके डिनर रेडी कर लेती है। और अब ये लोग डिनर करने के लिए लेक साइड पर चले जाते हैं, जहां पर बैठ कर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। और अब अपनी सारी हैरतों को लीसा एक बार ही डैन से पूछती है, तुमने मेरे लिए इतना स्पेशल डिनर क्यों रेडी किया है? स्पेशल पेपर बाहर से क्यों मंगवाई है? अब डैन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं, इसलिए अब वो लीसा को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहता है, वो उसे खुश करना चाहता है, और इसलिए उसने ये मील, शायद ये उसके मुंह से निकल जाता है कि उसने ये मील स्पेशली उसके लिए तैयार किया है। वो उसे ये मील स्पेशली खिलाना चाहता था। और अब लीसा की दिमाग की बत्ती जलती है, उसे समझ आता है कि भला डैन ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह होती है कि डैन के पास इस बात का वाकई कोई रीजनेबल जवाब नहीं होता। वो लीसा से कहता है कि ये मील जो मैं उसे खिला रहा हूँ या ये डिश जो मैं उसे खिला रहा हूँ वो उसकी फेवरेट डिश है, इसलिए उसने उसे स्पेशली तैयार किया है और उसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मंगवाए हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, हमें पता चलता है कि ये डिश तो लीसा की फेवरेट डिश नहीं थी, उसे तो कुछ और ही पसंद है जिसके बारे में डैन को शायद याद नहीं रहा। इन दोनों की यहाँ पर एक दफा फिर बहस होती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और इसके बाद ये लोग वापस कैबिन में आ जाते हैं और रात हो जाती है। दोस्तों, अब ये दोनों सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों सो तो एक दूसरे के साथ ही रहे होते हैं, एक बेड पर ही, लेकिन शायद इनका ध्यान कहीं और ही होता है। लीसा इस वक्त रिकॉर्डिंग लगाकर कुछ अलग ही सुन रही होती है, जबकि डैन भी रिकॉर्डिंग पर कुछ और ही सुन रहा होता है। शायद ये दोनों अपने अपने मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, जबकि इस वक्त बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसे शायद ये लोग इग्नोर कर देते हैं। अगली सुबह डैन कैबिन से बाहर निकलता है और वो कैबिन के पास से ही एक बैग में रॉक्स इकट्ठी कर रहा होता है, रॉक्स यानी पत्थर, जबकि लीसा कैबिन के अंदर विंडो के सामने खड़ी होकर
अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो एक एक्ट्रेस है तो वो अपने डायलॉग्स दोहरा रही होती है। दोस्तों शायद वो ये समझ रहा है कि लिसा ने उसे नहीं देखा और वो ये सारे पत्थर इकट्ठे करके लेक साइड पर मौजूद बोट में जाकर छुपा देता है और इसके बाद वो बहुत एहतियात के साथ कैबिन में वापस आता है। वापस आने के बाद वो बेसमेंट से रोप्स और डक्ट टेप्स निकालता है और उन्हें लाकर ऊपर टेबल पर रख देता है जबकि लिसा अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके बाद डैन क्लोरोफॉर्म की बोतल निकालता है। उसका काम बेहद मुश्किल है। वो एक दफ़ा अल्कोहल पीता है, क्लोरोफॉर्म कपड़े के ऊपर डालता है, फिर एक दफ़ा दोबारा अल्कोहल पीता है और अब दोस्तों वो बहुत साइलेंटली अपनी वाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी वाइफ के बहुत करीब चला जाता है जबकि उसका ध्यान दूसरी तरफ होता है। अपने डायलॉग्स दोहरा रही होती है। डैन उसके बिल्कुल करीब जाता है। लिसा जो डायलॉग दोहरा रही थी, हु गिव्स यू राइट, कि वो अचानक पलट कर डैन को देखती है जैसे कि उसे पहले से मालूम था कि डैन क्या कहने वाला है। इससे पहले कि डैन लिसा को बेहोश कर पाता, लिसा उसे ही टीजर लगा देती है और डैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद लिसा डैन को चेयर के साथ उन्हीं डक्ट टेप्स के साथ बांध देती है। जब डैन को होश आती है तो उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, यहाँ तक कि वो अपनी पैंट्स में ही पी कर चुका होता है। लिसा उसके सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठी होती है जैसे उसकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो और वो डैन से बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानर हो। यहाँ तक कि अब वो डैन से सवाल करती है। वो जानती है कि डैन उसके साथ क्या करने वाला था। डैन ने उसको बेहोश करना था, रस्सियों से बांधना था, गला घोटना था, उसके बाद उसे पत्थरों के साथ बांध कर लेक में डुबो देना था। लेकिन एक चीज़ जो लिसा को समझ नहीं आ रही होती कि डैन जो कि उसके साथ इतना अच्छा सलूक कर रहा था, उसने सा का क्या करना था, यानी कटर का क्या करना था। ये सब कुछ डैन को बताने के बाद, सब सिनेरियो से समझाने के बाद कि वो ऑलरेडी जानती है कि डैन उसके साथ क्या करने वाला था, वो डैन से पूछती है कि सा किस लिए था और अब डैन बिल्कुल मुकर जाता है जैसे वो नहीं जानता कि लिसा किस बारे में बात कर रही है। लिसा अपनी जगह से उठती है, स्टेयर्स से नीचे जाती है, बेसमेंट से जाकर गन उठा लाती है, उसमें बुलेट्स लोड करती है और अब सीधा डैन की तरफ कर देती है और अब जाकर डैन के दिमाग की बत्ती जलती है। उसकी प्लानिंग लिसा से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है और बिल आकर उसे लिसा के सामने कन्फेस करना पड़ता है कि वो लिसा के साथ क्या करने वाला था। वो पहले तो उसे लेक में डुबो देता और इसके बाद जब वो मर जाती उसकी रोप काट कर उसे सरफेस पे ले आता और फिर उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता। लिसा एक दफ़ा फिर अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती है, उसे बहुत नीचा, बहुत छोटा महसूस करवाती है और एंड पर उसे कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने लोगों को ये बताना चाहा कि लिसा जो कि कैबिन में गई थी वो वहाँ पर गायब हो गई, जबकि तुम उसे रोक रहे थे कि वो कैबिन में मत जाए, तो फिर तुमने मेरी बॉडी के टुकड़े क्यों करने थे। तुम्हारा प्लान बिल्कुल घटिया था, जबकि दूसरी तरफ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरा प्लान बहुत ज़बरदस्त है। और अब हमें लिसा का प्लान दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जिस वक्त लिसा अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, जी हाँ दोस्तों, वही दोस्त जिस वक्त डैन घर आया था, तो उसने डैन को हैप्पी शूटिंग का कहा था, जबकि लिसा भी उस वक्त सेम डैन की तरह ही प्लानिंग कर रही थी। वो अपनी दोस्त को बता रही होती है कि डैन शूटिंग करना चाहता है, वो कैबिन में जाना चाहता है, उसे शूटिंग करने का, शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए वहाँ पर वो जानवरों का शिकार करना चाहता है, जबकि मैं उसे रोक रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि डैन अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन डैन मुझे भी कह रहा है कि मैं भी शिकार करूँ और गन पकड़ के उसके साथ शिकार पर चली जाऊँ। और अब लिसा अपना प्लान बताती है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं सिर्फ इतना ही दुनिया से कहूंगी कि डैन ने मुझे मजबूर किया शिकार पर उसके साथ जाने के लिए। जब मैं उसके साथ शिकार पर गई तो वहां पर मेरे हाथ से अचानक फायर हुआ और डैन मारा गया। तो मेरा प्लान बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन डैन अब हंसने लगता है, वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा प्लान भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जिस तरह से पिछले 7 साल से हमारी शादी से लेकर अब तक तुम मेरे साथ सलूक कहती आई हो, लोग सब कुछ जानते हैं और वो समझ जाएंगे कि मेरी मौत किस तरह हुई है, इसलिए तुम्हारा प्लान भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी को 7 साल गुजर चुके हैं। लिसा ने डैन के साथ इस वजह से शादी की थी, जबकि यहाँ पर वो उसे यही वजह बता रही होती है कि इस वजह से शादी की थी क्योंकि वो समझ रही थी कि डैन थोड़ा सा मेच्योर होगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करेगा, उससे 10 साल बड़ा होगा। लेकिन डैन तो बिल्कुल एक बच्चा है,
उसकी आदतें बच्चों जैसी है, उसने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सब कुछ खत्म कर दिया है और उसे उसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, जबकि उसका हाउस भी फॉर सेल हो चुका है और डैन के साथ लिसा का कोई फ्यूचर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर हमें जो वजह बताई जाती है, जो वजह पता चलती है, डैन जो लिसा को बताता है वो वजह ये निकल कर सामने आती है कि डैन लिसा को इस वजह से मारना चाहता था कि क्योंकि लिसा किसी और के साथ अफेयर चला रही, जिसका आर्गुमेंट लिसा ये पेश करती है कि डैन ने उसे 2 साल से छुआ नहीं और डैन शायद लिसा को इस वजह से नहीं छूता क्योंकि लिसा उसे हमेशा बहुत ज्यादा छोटा महसूस करवाती है। दोस्तों इसी के साथ ही हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लिसा जब ये सारा सच जान जाती है, सारी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद वो डैन को मारने के लिए गन उसकी तरफ करती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी का एक और कैरेक्टर सीन में एंटर होता है, जो कि बहुत अजीब सा एक फनी सा कैरेक्टर होता है। वो पीछे से लिसा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे डैन की कमांड की समझ ही नहीं आती और वो लिसा को हैमर मारता ही नहीं है। बिलाखिर डैन को उसका नाम लेकर कहना पड़ता है कि फॉर सेक हेनरी प्लीज हैमर, मतलब लिसा को हैमर मार दो, तो वो हैमर मार देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये शख्स हेनरी असल में कौन है। तकरीबन 3 दिन पहले डैन उससे मिला था और इन दोनों ने पार्क में ये प्लान बनाया था कि ये लोग लिसा को मार देंगे और इन दोनों को लिसा की इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, जो कि है 100 ग्रैंड यानी $100,000, जिसमें से आधी रकम हेनरी ले लेगा और आधी डैन के पास रह जाएगी। डैन की जान लिसा से छूट जाएगी और उसे 50 ग्रैंड मिल जाएंगे, जबकि हेनरी भी 50 ग्रैंड ले लेगा। लेकिन यहाँ पर ही दोस्तों हेनरी का कैरेक्टर बहुत ही बच्चों वाला होता है। वो अमेजमेंट पार्क में डैन से मिलता है, वहाँ पे बच्चों की तरह शोज देखता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डैन ने एक बहुत ही अजीब से बंदे को लिसा के मारने का टारगेट दे दिया होता है। बहरहाल दोस्तों अब जब लिसा की आंख खुलती है, हेनरी लिसा को डक्ट टेप से बांध रहा होता है, लेकिन लिसा जैसे ही जागती है तो वो डक्ट टेप तो बहुत आसानी से खोल लेती। और अब हेनरी और डैन लिसा से डैन को मारने की प्लानिंग करने के बारे में पूछते हैं और अब हमें पता चलता है कि लिसा क्यों डैन को मारना चाहती थी। डैन जो कि एक डायरेक्टर है, वो छोटे मोटे एड्स, पॉपअप एड्स, थिएटर वगैरह डायरेक्शन करता है। उसने एक मूवी भी बनाई थी जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। उसमें लिसा काम करना चाहती थी। उस मूवी में एक्टिंग करने के लिए ही लिसा ने डैन से शादी की थी, लेकिन बिल आखिर एंड पर डैन ने लिसा को उस मूवी में काम नहीं दिया था, जिसकी वजह से लिसा की जिंदगी तबाह हो गई थी। मूवी भी फ्लॉप हो गई, लेकिन इन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती गई और शायद इसी वजह से अब लिसा डैन को मारना चाहती थी। दोस्तों लिसा डैन को इस वक्त भी अभी भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है, लेकिन पीछे खड़ा हेनरी लिसा को बताता है कि उसे डैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बहुत बहादुर है और वही ये किलिंग कर रहा है। हेनरी तो सिर्फ उसका साथ दे रहा है और अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि लिसा को मारने के बाद जो 100 ग्रैंड्स मिलेंगे उसमें से आधी रकम हेनरी को मिलेगी, जो कि इन दोनों मियाँ बीवी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। और जब लिसा ये बात सुनती है तो उसे समझ आती है कि शायद हेनरी पैसों के लिए उसे मार रहा है, तो अब वो हेनरी की तरफ पलटती है और उसे बताना चाहती है कि असल में पॉलिसी कितने रुपयों की है। वो अभी एक लाइन ही बोलती है कि डैन उसे खामोश करवाने के लिए उसका गला घोंटने लग जाता है, लेकिन हेनरी ऐसा नहीं करने देता। वो डैन को ऐसा करने से रोकता है, उसके हाथ में गन है, लिसा को बात करने पर मजबूर करता है। और दोस्तों अब लिसा बताती है कि वो पॉलिसी असल में $1 मिलियन की है। इसका मतलब डैन हेनरी को भी ट्रिक कर रहा था और अब हेनरी गन डैन की तरफ कर देता है। दोनों मियाँ बीवी ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ऑफर करते हैं हेनरी को, लेकिन इससे पहले कि हेनरी किसी एक को शूट कर पाता, हाथापाई के दौरान हेनरी खुद ही शूट हो जाता है, या यूँ कह लें कि इन दोनों के हाथ से गन चलती है और हेनरी बेचारा तो यहाँ पर पार हो जाता है। और अब ये लोग एक दूसरे के पीछे भागते हुए अपने बेडरूम में एंटर होते हैं, जहाँ पर जाकर अचानक से गोली छत की तरफ चलती है और वो सीलिंग को जाकर लगती है। और दोस्तों इसी वक्त सीलिंग के दूसरी तरफ से यानी ऊपर से, यूँ कह लें कि एटिक से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे उसे जाकर बुलेट लगी हो, और वो वहाँ पर उछलने लग जाता है और इसी के साथ ही सीलिंग टूट जाती है और पूरी की पूरी छत इन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। और दोस्तों यहाँ पर
हमारी मूवी के 3 नए किरदार टॉड, पीट और एलेग्रा ऊपर से नीचे गिरते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी तो बेहोश हो जाते हैं और अब हमें एक दफा फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 दिन पहले का। दोस्तों अभी तक ये दोनों एक दूसरे से छोटी मोटी प्रॉब्लम से ही रखते थे, लेकिन एक दूसरे को मारना चाहते थे, जिसमें डैन ने पहल की। प्लानिंग दोनों की थी, लेकिन इस वक्त ये दोनों बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। जिस वक्त डैन हॉस्पिटल में अपने फादर को मिलने के लिए गया था और वहां पर उनको लिसा के बारे में बता रहा था, उसी वक्त टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जेल से 2 बहुत खतरनाक प्रिजनर भाग चुके हैं और उनको भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेलर, फीमेल जेलर ही है। इट्स मीन दोस्तों कि ये दोनों इस वक्त अपने ही कैबिन में 2 बहुत खतरनाक प्रिजनर्स, मर्डरर्स करने वाले और एक फीमेल जेलर के हत्थे चढ़ चुके हैं। दोस्तों ये लोग 3 दिन पहले जेल से भागकर इनके घर में आकर छुप गए थे और जिस वक्त लीसा और डैन घर में एंटर हुए थे तो जो घर की हालत बिगड़ी हुई थी वो इन्हीं लोगों की वजह से बिगड़ी हुई थी और इन्हें देखने के बाद ये तीनों एटिक में छुप गए थे। एटिक जो घर का सबसे ऊपर वाला, कैबिन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर। लेकिन अब सीलिंग के टूटने की वजह से वो तीनों नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से लीसा और डैन बेहोश हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि डैन और लीसा को रोप्स के साथ बांधा होता है और ये तीनों उनके सामने खड़े होते हैं, जो कि इंतहाई निडर तरीके से इनको अपना तारुफ करवाते हैं कि ये लोग जेल से भागे हुए हैं। 7 साल इनको भी हो चुके हैं जेल में और यहाँ तक कि ये तीनों इनका नाम पूछना भी पसंद नहीं करते, इनके फर्जी नाम ही रख देते हैं। इनके रहन सहन के तरीकों से, इनके खाने पीने से, जैसे कि डैन लीसा का ख्याल रख रहा होता है, वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा अमीर है, जंगल के बीच इनका कैबिन है, इनके हालात बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि इनके हालात तो अच्छे नहीं थे, इनके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, घर भी ये बेचने वाले थे। लेकिन प्रिजन से भागे हुए लोग तो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये दोनों बहुत अमीर हैं और अब वो इन लोगों से पैसों की डिमांड करना स्टार्ट करते हैं, जबकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो डैन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। डैन जो कि 2 दफ़ा अपनी वाइफ को मारने की कोशिश कर चुका है। एक दफ़ा जब उसने उसको बेहोश करके मारने की कोशिश की, दूसरी दफ़ा जब हेनरी ने उसको बांध दिया और फिर हाथ से उसे चौक करके मारने की कोशिश की, बल्कि तीसरी दफ़ा जब गन से मारने की कोशिश की लेकिन गन खाली थी। लेकिन यहाँ पर जब एलेग्रा बिल्कुल डैन को मारने ही वाली होती है कि बिल आखिर लीसा को ही डैन पर तरस आता है। अपने पति को बचाने के लिए वो झूठ में ही बोल देती है कि उसके पास 50 ग्रैंड हैं, यानी $50,000 हैं, जो कि ये लोग बैंक से निकलवा सकते हैं। यानी वो इन लोगों को लालच देती है ताकि डैन की जान बच जाए। वो कल सुबह इन लोगों को बैंक लेकर जाएगी और बैंक से पैसे निकलवा कर इनको दे देगी। इन लोगों के बीच की डील हो जाती है और वो तीनों इन दोनों को बेसमेंट के अंदर बांध देते हैं और वहां से गन्स उठा लेते हैं। दोस्तों बेसमेंट के अंदर बंधे हुए भी लीसा को ही ख्याल आता है अपना घर बचाने का। डैन पर उसे ही प्यार आता है और वो डैन से माफी मांगती है। यानी इस वक्त एक पत्नी अपने हस्बैंड को बड़ा फील करवा रही होती है और ऐसा ही होता है। डैन में बहुत ज़्यादा हौसला आ जाता है और वो लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाता है। पास ही बिलियर्ड पड़ी होती है जिसमें से वो एक बॉल निकालता है और अब वो चीखने लगता है। जैसे कि टॉड जो कि बहुत जाइंट है, पावरफुल है, नीचे आता है उससे पूछने कि डैन ऐसा क्यों कर रहा है। डैन उससे वॉशरूम जाने के लिए कहता है। टॉड डैन को वॉशरूम लेकर जाता है, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाता है, हर चीज़ चेक करता है, वॉशरूम को चेक करता है। डैन के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो टॉड को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन डैन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है उसने अपनी सॉक्स में बॉल रखा होता है जिससे वो टॉड को हिट करता है और एक ही हिट में टॉड यहाँ पर नीचे गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और बजाय इसके कि डैन अपनी वाइफ को खोलता, वो नाइफ पकड़कर लीसा के पास तो रख देता है, लेकिन उसे खोलने की बजाय वो स्टेयर्स से ऊपर चला जाता है। डैन तो ऊपर जाकर बिल्कुल गायब ही हो जाता है, लेकिन लीसा भी इतनी देर में अपने आप को खोल लेती है और वो भी ऊपर चली जाती है। लेकिन इतनी देर में पीट को अचानक ख्याल आता है कि टॉड इतनी देर से बेसमेंट से वापस नहीं आया है, इसलिए वो टॉड को देखने के लिए बेसमेंट में आता है। इतनी देर में लीसा कैबिन से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ पीट सुन लेता है। टॉड भी जाग जाता है और अब ये तीनों लीसा का पीछा करते हुए कैबिन से बाहर चले जाते हैं।
लेकिन ये लोग उसको देख नहीं पाते और जंगल में और रोड पर उसे सर्च करने लग जाते हैं। लेकिन इतनी देर में लिसा वापस कैबिन के अंदर आ जाती है। उसका मकसद ये है कि वो बोट की चाबी वहाँ से चुरा लेगी और पीछे मौजूद लेक से बोट से वो वहाँ से चली जाएगी। वो कीज लेने के लिए वापस कैबिन के अंदर आती है, लेकिन इतनी देर में टोड भी कैबिन के अंदर आ जाता है और अब वो लिसा को निशाने पर लेता है। और दोस्तों यहाँ पर लिसा अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट एक्टिंग करती है। वो टोड को बताती है कि वो 12 वीक्स प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बेबी गर्ल है, तो टोड उसे ना मारे। लेकिन टोड तो लिसा को मारने ही वाला होता है। लिसा बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन टोड पर इसका कोई असर नहीं होता। और इतनी देर में यहाँ पर डैन आ जाता है और पहली दफ़ा दोस्तों डैन अपनी वाइफ की हेल्प करता है। वो टोड को मारता है और इन तीनों की यहाँ पर बहुत फाइट होती है, जिसमें ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर टोड को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिल आखिर लिसा और डैन मिलकर उसे मार देते हैं और वो यहाँ पर गिर जाता है। इतनी देर में पीट और एलेग्रा भी कैबिन के अंदर वापस आ जाते हैं, लेकिन डैन और लिसा कीज उठाकर अपने बेडरूम में कैबिनेट में जाकर छुप जाते हैं। और दोस्तों पीट और एलेग्रा गन्स पकड़े हुए पूरे कैबिन में इनको ढूंढने लग जाते हैं। पीट आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बेडरूम में एंटर होता है। इतनी देर में दोस्तों हम डैन और लिसा की कन्वर्सेशन सुन पाते हैं और दोस्तों फर्स्ट टाइम अब डैन लिसा को माफ़ कर देता है। वो समझ रहा होता है कि लिसा वाकई ही प्रेग्नेंट है। वो लिसा से माफ़ी मांगता है, उससे प्यार का इजहार करता है और वो चाहता है कि लिसा जो भी उसने किया है, लेकिन वो इस बेबी गर्ल को पैदा करे जो उसके पेट में है। लेकिन लिसा बताती है कि वो तो एक्टिंग कर रही थी टोड को पागल बनाने के लिए। और जब डैन ये बात सुनता है तो वो लिसा को ये उसकी बेस्ट एक्टिंग इन लाइफ बताता है और साथ ही वो पीट पर अटैक कर देता है। उसे जोर से हिट मारता है, पीट नीचे गिर जाता है और ये दोनों एक दफ़ा फिर स्टेयर से नीचे आ जाते हैं। और अब ये दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं जहाँ पे एलेग्रा खड़ी होती है। ये लोग उससे टकराते हैं, उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। अब बजाय इसके कि डैन गन उठाता, इस बार वो अपनी वाइफ पर फिदा है। वो लिसा को उठाता है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर पीट आ जाता है और पीट आकर डैन को बहुत ज़्यादा मारता है। लिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों टोड भी उठ जाता है और वो लिसा को पकड़ लेता है। अब इन दोनों का यहाँ पर मरना तय है। पीट डैन को बताता है कि उसने बहुत से तरीकों से लोगों को मारा है, नाइफ से, चौक करके, बहुत से तरीकों से, और हर बार मर्डर करते हुए उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब वो इन लोगों को बताता है कि उसमें एक क्वालिटी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा खुश रखता है। वो नए नए, और एलेग्रा जो कि जेल की गार्ड थी, जेलर थी, वो उसके प्यार में पड़कर ही वहाँ से भागी थी इनको लेकर, यानी इनको फरार कराने के लिए इनके साथ भागी थी प्यार में। और आज पीट डैन के लिए एक न्यू तरीका मर्डर करने का ट्राई करने वाला है। वो ग्रास कटिंग मशीन के अंदर डैन का फेस डाल देगा और फेस कट जाएगा, जिससे डैन मर जाएगा। अब वो कटिंग मशीन को ऑन करता है और डैन का फेस बस उधर डालने ही वाला होता है, उसकी फिंगर्स कट जाती हैं कि सामने से एक तेज म्यूजिक के साथ गाड़ी आती हुई नजर आती है, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि डैन के फादर होते हैं। वो पीट को गाड़ी से उड़ा देते हैं। इतनी जोर से हिट लगने के बावजूद भी पीट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो होश में होता है। और दोस्तों अब हमें एक दफा फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है तकरीबन कुछ घंटे पहले का, जब पीट के फादर माइकल का एक फ्रेंड जो उनके साथ आर्मी में था, वो इस कैबिन के पास से गुजर रहा था। उसने कैबिन के अंदर चीजों को टूटा हुआ देखा था, जैसे कि उसने विंडो टूटी हुई देखी थी, जो कि शायद उस वक्त टूटी थी जब डैन लिसा को मारने के लिए उसके पीछे किचन में आया था। लेकिन माइकल के फ्रेंड ने उनको कॉल की और डैन के फादर केविन, यानी जो उनका पर्सनल प्राइवेट डॉक्टर था, उसी की गाड़ी लेकर या उससे छीन कर यहाँ पर आए थे। और वो आते ही पीट को हिट करते हैं और पूछते हैं मेरी विंडो किसने तोड़ी, और इसके बाद वो टोड का सिर उड़ा देते हैं आर्मी की ट्रेनिंग। लेकिन इतनी देर में एलेग्रा उन पर पीछे से वार करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही डैन के फादर नीचे गिरते हैं, वो लिसा और डैन को यहाँ से भागने का कहते हैं। बजाय इसके कि ये दोनों गन उठाते या कोई फाइट बैक करते, ये दोनों यहाँ से भागने के लिए उसी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। एक तरफ तो पीट डैन के फादर को सेम कटिंग मशीन में फेंक कर मार देता है, दूसरी तरफ वो फायर करके इनकी गाड़ी को भी खराब कर देता है, जिससे वो दरख्त के साथ टकरा जाती है। और अब ये दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और अब डैन एक दफ़ा फिर अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत का इजहार करता है
उसे बोट में बैठकर भागने के लिए कहता है, जबकि वो इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एलेग्रा और पीट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद कैबिन के अंदर चला जाता है। दोस्तों, जिस वक्त माइकल को, जो कि डैन के फादर हैं, उनको एलेग्रा ने नाइफ मारा था, उस वक्त एलेग्रा का पैर भी जख्मी हो गया था। और अब जो कि एलेग्रा का पैर जख्मी हो गया था, तो वो पीट के लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए पीट फटाफट से उससे ब्रेकअप कर लेता है। और अब वो लिसा को मारने के लिए बोट की तरफ भागता है, जबकि पीछे एलेग्रा और डैन कैबिन में अकेले रह जाते हैं। और अब डैन बहुत बहादुरी के साथ एलेग्रा को मार देता है और अब वो लिसा को बचाने के लिए बोट की तरफ भागता है, रोप पकड़ लेता है और वो लेक के अंदर गिर जाता है। बिल आखिर वो बोट तक पहुंच जाता है और वो पीट के साथ लड़ाई करता है, अपनी वाइफ को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। बिल आखिर ये दोनों मिलकर पीट के गले में वो ही स्टोन्स वाला बैग बांध देते हैं और उसे लेक के अंदर फेंक देते हैं। दोस्तों, पीट भी यहाँ पर मर जाता है और अब ये दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी बाहर आते हैं, लेक के साइड पर बैठते हैं, ये फैसला करते हैं कि अब उन्हें जिंदगी में क्या करना है, उनके साथ क्या हुआ है। और अब उनके ज़हन में आता है, क्योंकि वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो फैसला करते हैं कि वो इस कहानी को जो उनके साथ बीत चुकी है उसे लोगों को इस तरह से सुनाएंगे कि वो दोनों हीरो बन जाएंगे। और दोस्तों, मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कहानी को इसी तरह से लोगों को सुनाते हैं कि उनकी कहानी पर मूवीज बनने लगती हैं, लोग उनको हीरो मानते हैं, उनकी दुनिया में वाहवाही हो जाती है। और दोस्तों, ये दोनों जीरो से हीरो बन जाते हैं और मूवी के लास्ट में हमें सेम कैबिन इंसिडेंट पे डैन को मूवी बनाते हुए देखते हैं। लेकिन अब डैन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसकी वाइफ की उसके साथ इतनी ज़्यादा सपोर्ट होती है कि वो प्रोड्यूसर्स के रीटेक कहने पर भी रीटेक नहीं करता। और दोस्तों, यहाँ पर इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है, इस मैसेज के साथ कि अगर आपके घर के हालात बेहतर हो तो फिर दुनिया को आप अपने कदमों में बआसानी ला सकते हैं, आप नए से नया आइडिया ढूंढ सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के हालात ही अच्छे ना हो तो फिर ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इस मैसेज के साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।